नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एपीके स्टडी चैनल पे। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। आरएस मेंस 2021 का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्टर से जो भी क्वेश्चन आए थे उनका डिस्कस करेंगे। ये आता है पेपर 3 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर। देखिए दोस्तों, जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ये इस प्रकार इसका सिलेबस आता है दोस्तों। पूरी यूनिट आती है इसके अंदर, पेपर 2 के अंदर पब्लिक एडमिनिस्टर की। और पहला पार्ट आता है इसके अंदर 15 वर्ड के अंदर, और जिसके 2 अंक निर्धारित होते हैं प्रत्येक अंक के। देखिए दोस्तों, एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। इजी से मॉडर्न क्वेश्चन थे दोस्तों, डायनेमिक क्वेश्चन भी थे जिसका आंसर आपको विवेक से देना था। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आदेश की एकता और निर्देश की एकता। ये दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे नीति शास्त्र और लॉ, और ये इस प्रकार के पेपर है। आप इसको एक दो बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सिलेबस के अंदर इसमें टॉपिक आपको जो दिया है उस टॉपिक को उठाइए और तुरंत उसको याद करिए, उसको 2-3 से बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इन्हीं पेपरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर बताइए। और इस बार भी क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से है जैसा सिलेबस में दिया है, डायरेक्ट पुटअप उसमें से क्वेश्चन आए हैं। और कुछ डायनेमिक क्वेश्चन है जो अपने विवेक से दे सकते थे, वो आप अगर पढ़ाई किए हो तो आराम से उसका आंसर भी दे सकते हो। देखिए दोस्तों, आदेश की एकता और निर्देश की एकता। आदेश की एकता में के अंदर अधीनस्थ को एक से अधिक आदेश प्राप्त होते हैं, और कर्मचारी को क्या होता है, व्यक्तिगत से प्रभावित होता है। यह दोहरी और अधीन स्थिति को रोकता है आदेश की एकता के अंदर। और निर्देश की एकता जो होती है, इसमें आने क्रियाओं को कुछ अध्यक्ष, एक से एक योजना अधिकारी होना चाहिए, यानी एक अधिकारी होना चाहिए और पूरे संगठन को प्रभावित करता है वही। और यह प्रक्रियाओं को एक दूसरे को अच्छा ध्यान को भी रोकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, प्रशासन की प्रकृति के जो संबंध है उसमें प्रबंधीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये आपके जो सिलेबस है उसके अंदर जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन सीधा वहां से इसके अंदर डाल दिया गया है। देखिए, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, समग्र दृष्टिकोण और प्रबंधीय दृष्टिकोण। तो प्रबंधीय दृष्टिकोण के अंदर क्या होता है, इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन न केवल प्रबंधीय गतिविधियां को शामिल होती है, बल्कि तकनीकी और लिपिक संबंधी और दोस्ती शामिल नहीं होती। इसके अंदर जो स्वभाव से ही गैर प्रबंधीय गतिविधियां शामिल होती है। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की ही गतिविधियां शामिल होती है। तो ये दोस्तों मैनेजमेंट अप्रोच। इसके जो प्रकृति के आधार पर होते हैं, संकुचित दृष्टिकोण होता है, व्यापक दृष्टिकोण होता है और पोस्ट ग्रोव दृष्टिकोण होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का, लेखा अनुदान से क्या संबंधित है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार लोकसभा में जो वोट, इसके अंदर आएगा दोस्तों 116 अनुच्छेद, टाइपिंग मिस्टेक। देखिए, लोकसभा में वोट और यानी अकाउंट में तत्कालिक उपाय में प्रयोग में लाती है। इसके द्वारा वह सरकार को वित्त वर्ष में तभी तक व्यय करने की छूट देती है जब तक कि बजट पारित न हो जाए। ये सामान्यतः बजट अंग, सामान्य का जो बजट का अंग होता है, और एक क्षेत्रीय परिषद इसे पारित करवाना चाहे तो यह अंतरिम बजट भी बन जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार जैसे बजट की जो अवधि होती है उस दौरान बजट के अंदर जो अगर टाइम पर, समय पर अगर बजट पारित नहीं होता है, उसके लिए ये जो रिजर्व रखी जाती है संपत्ति, आमदनी। और देखिए, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आमतौर पर फरवरी के और अंतिम और मार्च के जो पहले पखवाड़े के अंदर संसद में जो बजट अगले वित्त वर्ष का आम बजट के रूप में पेश किया जाता है। नियमित तो यह है कि इस बजट को 30 मार्च तक पारित हो जाना चाहिए, परंतु कई कारणों से यह पारित नहीं होता है तो अगले वित्त वर्ष के लिए खर्च की अनुमति मिल सके, लेकिन यह ऐसा नहीं होता, इसलिए लेखा अनुदान की मांग की जाती है। जैसे एक अवधि होती है दोस्तों बजट निर्माण के दौरान अवधि, और उस बजट के लिए
जो बीच में जो समय बचता है उसके लिए लेखा अनुदान की मांग की जाती है, यानी वो खर्चे किस प्रकार से सरकार करेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। आशा करता हूँ आप बेहतर जवाब देने की करूंगा। देखिए CRR जिसे आप पढ़ते हैं, डिफाइन द कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CRR। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के द्वारा प्रबंधन के अवधारणा, जिसके माध्यम से द्वारा कंपनियों व्यावसायिक परिचालन और हितधारकों के साथ अंतःक्रिया में सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों को समेकित करती है। और CSR को एक ऐसे तरीके के रूप में देखा जाता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, कोई कंपनी अपने आर्थिक और पर्यावरणीय सामाजिक अनिवार्यताओं के मध्य संतुलन स्थापित कर सकती है। और औद्योगिक कंपनियों द्वारा अपनाया एवं सब नियमन करना प्रमुख रूप से। दोस्तों जो कंपनियां हैं, जैसे वो समाज कल्याण के लिए अपने जो 2% क्या है सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे शिक्षा और जो समाज की भलाई के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, यह है CSR का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होता है वो दान देके 2% या उससे ज़्यादा भी तो समाज की भलाई के लिए उसका उपयोग कर सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। औपचारिक प्रत्यायोजन से क्या समझते हैं, तो तो इसके अंदर क्या होता है, जब संगठन में लिखित नियमों और उपनियमों का आदेश या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है, यानी फॉर्मल डाइजेशन कहा जाता है इसको, औपचारिक प्रत्यायोजन। ये दोस्तों 5 क्वेश्चन थे जो कि थे 2 अंक के। अगला क्वेश्चन है 50 वर्ड के अंदर जो कि निर्धारित है 5 अंक के। पहला क्वेश्चन पूछा दोस्तों इसमें 6 नंबर का, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से की जा सकती है। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण विभिन्न लेख जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और परिच्छेद और उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा और सरकार के जो विरुद्ध है उसके अनुच्छेद 300 के अंदर संविधान की धारा ये करती है कि आप अगर कोई अनुचित हुआ है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रमशः संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधान के अधीन केंद्र और राज्य सरकारों का दावा किया जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों एवं निर्णयों को न्यायिक पुनर्वलोकन का भी सहारा लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायिक नियंत्रण किया जा सकता है। और जैसे विभिन्न जो लेख है इनको किस प्रकार से, जैसे बंदी प्रतिक्षण क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या होता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना होता है। वहां कोर्ट में जज जो फैसला देगा उसके बाद उसको या तो बंदी बनाया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। परमादेश अगला होता है, यह है वो अपने कर्तव्य को पालन व कानून के अनुसार करे। ये अधीनस्थ जो न्यायालय या संस्था होती है उनको न्यायालय क्या आदेश देता है कि अपने जो कर्तव्य का पालन है कानून के अनुसार ही करे। और परिच्छेद जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हों, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं तो उसके अंदर आदेश देता है न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कि वह अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करे। अगला होता है उत्प्रेक्षण, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया, यानी अपने क्षेत्र के अंदर कार्य रहकर किया जाता है। अगला है दोस्तों अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा लेख के द्वारा कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने की रोक सकता है। और इस लेख का उद्देश्य सरकार की पद संबंधी किसी दावे को जांच करना होता है। ये 5 रिट जारी की जाती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन था 7वां नंबर का, परंपरागत और विकास प्रशासन के मध्य अंतर कीजिए। दोस्तों देखिए, परंपरागत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था से नियामक एवं कार्यों को संपन्न करना होता है, जबकि विकासात्मक प्रशासन का मुख्य बल के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह सृजनात्मक होता है। परंपरागत
जबकि विकास में क्या होता है, सृजनात्मक के साथ नवीनतावादी भी होता है। परंपरागत प्रशासन के अधिकार केंद्रित और अंतर्मुखी संरचना के होते हैं, जबकि विकास प्रशासन में कार्य केंद्रित और बहुमुखी होते हैं। यह यथावत स्थितिवादी होता है, यह परिवर्तनवादी होता है। यह नौकरशाही को एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन मानता है, यानी उद्देश्य नौकरशाही को क्या मानता है, एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन मात्र मानता है। जबकि विकास विषना में यह जन सहभागिता के अंदर पाया जाता है। परंपरागत प्रशासन पर्यावरण की अपेक्षा करता है, इसका उद्देश्य कार्य कुशलता एवं मितव्ययिता होता है। जबकि विकास प्रशासन अनिवार्यता पर्यावरण प्रेरित करना होता है और प्रभावकारिता और समतावाद होता है। तो ये परंपरागत और विकास प्रशासन के जो अंतर है मुख्य रूप से इस प्रकार से आप हेडिंग इसे देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर भी आप ऐसे लाइन बना के इसके सॉल्यूशन आप देते हैं तो क्वेश्चन क्या है, आंसर इसका काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये इंग्लिश के अंदर आप देख लीजिएगा पॉज करके। सचिवालय और निदेशालय में भेद कीजिए। तो अंतर से संबंधित क्वेश्चन काफी आए थे दोस्तों इसके अंदर। तो सचिवालय के अंदर नीति निर्माण करना होता है, जबकि निदेशालय में उस जो नीति निर्माण है उसका अधीन कार्य करता है। सचिवालय स्टाफ एजेंसी वाला होता है और शीर्ष प्रशासनिक संस्था का मुख्य अधिकारी इसका कौन होता है, मुख्य सचिव होता है जो संस्था का। और सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराता है यह मंत्रिपरिषद के प्रत्यक्ष संपर्क रहता है इसका। और निदेशालय में होता है इस प्रकार का, निदेशालय राज्य सरकारों के कार्यकारी अंग होता है, जबकि निदेशालय लाइन एजेंसी का भी कार्य किया जाता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैबिनेट से होता है दोस्तों इसका। तो जनरल सर्विस होती है, ये स्टेट सर्विस होती है और लाइन एजेंसी के द्वारा माध्यम से इसको किया जाता है। अगला है उच्च लोक सेवाओं में पार्श्विक लेटर, जिस लेटर एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो लेटर एंट्री इस कमी को पूरा करने के लिए मदद कर सकती है। कार्य संस्कृति में बदलाव लाना और लेटर एंट्री के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है, कार्य और संस्कृति के अंतर्गत नौकरशाही संस्कृति को परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। और नौकरशाही संस्कृति की आलोचना में लाल फीताशाही, रूल बुक एवं नौकरशाही और यथास्थितिवाद के लिए भी की जाती है। तो उच्च लोक सेवाओं में ये प्रमुख रूप से लेटर एंट्री। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए, जो कि पूछा है राज्य के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, इसे जो अंदर आने वाले होते हैं अधिकार क्षेत्र के अंदर राज्य मंत्री आते हैं और जिला आते हैं, जिला परिषद के जो जिला प्रमुख और उप प्रमुख आते हैं इसके अंदर। और जिला पंचायत समिति के जो प्रधान और उप प्रधान आते हैं। जिला परिषद के जो पंचायत समिति की स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं, यानी जो पंचायत से संबंधित आते हैं, मगर ग्राम पंचायत के नहीं आते इसके अंदर, आप ध्यान रखिएगा। देखिए जिला परिषद और पंचायत समिति की स्थायी सदस्य, नगर निगम के पौर, महापौर, नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष और राजकीय कंपनियों एवं निगमों मंडलों के अध्यक्ष एवं कर्मचारी एवं लोक सेवा के जो सचिव और विभाग अध्यक्ष, ये प्रमुख रूप से क्या आते हैं, इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। और क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले कौन से हैं, मुख्यमंत्री हैं और विधायक हैं। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश व संविधान के जो अनुच्छेद 236 है उसके खंड ख में यथा परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य नहीं आते हैं। और लोक सेवा के अध्यक्ष भी नहीं आते और सदस्य भी नहीं आता। महालेखाकार ये भी नहीं आता। और भारत के जो किसी भी न्यायालय अधिकारी या कर्मचारी वो भी इसके अंदर नहीं आता जो भारत सरकार का है, मगर राज्य सरकार का जो होगा उसके अंदर आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसके अंदर नहीं आता है। और राजस्थान में जो विधानसभा सचिवालय के अधिकारी होते हैं वो भी नहीं आते। और सेवानिवृत्त होते हैं, जैसे सेवानिवृत्त लोक सेवा इसके अंदर नहीं आते हैं, मगर जो हाल ही में प्रेजेंट वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये दोस्तों था लोक सेवा के जो लोकायुक्त के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख ये
दिया है इंग्लिश के अंदर। अगला पार्ट सी देखेंगे जिसके अंदर 100 वर्डों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 अंक प्रत्येक के निर्धारित हैं। पहला इसमें पूछा था दोस्तों, राजस्थान में जो जन सुनवाई अधिनियम 2012 के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भारत में पहली बार ये नागरिकों को सुनवाई का अधिकार दिया गया और राजस्थान सरकार द्वारा जन सुनवाई अधिकार 2012 में लाया गया। 1 अगस्त 2012 में लागू कर दिया गया। ये ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। और राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 को अधिक सशक्त भी बनाया गया। और क्या है इसके अंदर, जो अधिनियम के अंदर प्रमुख बिंदु है किस प्रकार से, मतलब विश्लेषण देखिए। शिकायतकर्ता के निवास स्थान के निकटतम स्थान पर सुनवाई की व्यवस्था होनी और इस अधिनियम के तहत जो 15 दिवस के अंदर सुनवाई की जानी और अनिवार्यता के साथ ही शिकायत पर विवाद और पर किए गए निर्णय संरचना के अंदर 7 दिवस देने की, मतलब 7 दिवस के अंदर कार्यवाही अनिवार्य है इसके अंदर। और क्या क्या है, ग्राम पंचायत और तहसील और उपखंड व जिला स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी के लिए अपीलीय पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है। और जिला स्तर पर इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को, मतलब जिले के स्तर पर जिला कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। और संबंधित विभाग के जिला अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, नगर निगम परिषद के लोक सेवा सुनवाई अधिकारी के रूप में नियुक्त। प्रथम अपील में निर्णय 21 दिनों के अंदर क्या है, सीमा निर्धारित की गई है। यानी अगर शिकायत करता है तो 21 दिनों के अंदर उसको शिकायत का जो जवाब है उसका देना चाहिए। और एक दर्ज शिकायत के परिवाद में विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, यानी एक यूनिक नंबर दिए जाते हैं। उसका इंदिराज प्राप्त कर रसीद प्रणाली लागू की गई। और इस अधिनियम के अंतर्गत 29,329 प्रकरण दर्ज किए हुए, उनमें से 27,749 प्रकरणों क्या किया गया, निस्तारण किया गया। और 50 अपीलों में से 24 का निस्तारण किया गया, यानी एवरेज जो किया गया कितना, 50 में से 24 का निस्तारण भी किया गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, जो सुशासन व लोक सेवा में नैतिकता के लक्ष्य को गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों को बारे में जो विश्लेषण कीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए, पहला है 7 जो सामाजिक पाप लोक प्रशासन के अंदर उनको पाप कहा जाता है कि कौन कौन से हैं। बिना विवेक के खुशी यानी हैप्पीनेस विद कंसेशन, बिना नैतिक वाणिज्य, और बिना मानवता के विज्ञान साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, बिना कार्य के, और बिना चरित्र का ज्ञान, बिना सिद्धांत की राजनीति, और बिना त्याग का धर्म। ये प्रमुख रूप से क्या है, गांधी जी के द्वारा समाज को सुधारने के लिए नैतिकता में गांधी जी का प्रमुख 7 बुराइयों को बताया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जिले में कानून व्यवस्था को साधारण हेतु जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का वर्णन या विश्लेषण कीजिए। तो जिला अधीक्षक के रूप में क्या कार्य करता है, ये जिला कलेक्टर राजस्व का संग्रहण करता है और भू राजस्व दरों का निर्धारण करता है, भू राजस्व का संग्रहण भी करता है, दरों का भी निर्धारण और उसका संग्रहण करता है। कृषि आयकर, बिक्री कर, सिंचाई कर, नहरी और आयकर व अन्य करों का संग्रहण भी करता है। कृषि ऋणों का वितरण करता है और उनकी वसूली भी यही करता है। और भू अभिलेख में संबंधित सभी प्रकरणों को भी यह देखता है। तो कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, व्यू ऑल मैटर रिलेटेड लैंड रिकॉर्ड, संबंधित एज ए मजिस्ट्रेट प्रमुख कार्य यह करता है। और जो पुलिस अधीक्षक होता है उसका क्या कार्य होता है, तो पुलिस अधीक्षक के रूप में वह क्या कार्य करता है कि एक आईपीएस अधिकारी अपने जिले में सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराधों को नियंत्रण करता है और ट्रैफिक नियंत्रण भी करता है, कि उसकी जिम्मेदारी होती है। एफआई पर जो एफआईआर दर्ज करता है और उसकी आगे जो प्रगति है, मतलब कहाँ तक उसकी जांच पहुंची, उसका भी विश्लेषण करता है। पुलिस संपत्ति की रक्षा करना होता है उसका। और सहयोगी अभिकरणों में समन्वय, घटना स्थल कार्यवाही सुनिश्चित करवाना और अभिप्रेरणा का कार्य करना। और रैलियों में राजनीतिक धार्मिक कार्यों का सुरक्षा करना और व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और जिले में जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी को भी रोकना, ये प्रमुख कार्य होते हैं
पुलिस अधीक्षक के। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये था पब्लिक एडमिनिस्टर। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे राजनीतिक विज्ञान, जो कि यूनिट पेपर 3 की यूनिट 1 के अंदर आते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सो